अभी आ रही अभी आ रही एक जगह कम हो रखा था। ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट डे हमने मैग्नेटिक फील्ड के कुछ रिजल्ट्स कर लिए थे। कुछ क्या, लगभग जो भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है वो कर ही लिए थे हम लोग। एसीएल लॉ भी कर लिया था, उसके एप्लीकेशन भी देख लिए थे। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोग फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल्स होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो जेई मेंस में आए या जेई एडवांस में। इनफैक्ट जेई एडवांस के क्वेश्चन जो होंगे ना वो जेई मेंस से भी इजी होगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल होगा बहुत, और जिनका इस पे कॉन्सेप्ट पकड़ है ना अच्छा से, तो वो ना जेई एडवांस के क्वेश्चन इजीली बना लेंगे, 3 से 4 स्टेप में बन जाएगा। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, तो याद रखना जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों ही पेपर के लिए, या इनफैक्ट आप सीईटी की भी बात करो, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट, ये हाईली स्कोरिंग पार्ट्स होते हैं, करंट भी होता है उसमें से। ठीक है, तो चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, बट उससे पहले कुछ रिजल्ट्स भी जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम लोग डिराइव करते हुए चलेंगे। रिजल्ट्स है न्यूमेरिकल्स, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होगा। एज ए रिजल्ट्स आप उसको यूज कर सकते हो जेई मेंस और जेई एडवांस में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आपका ऐसा क्वाइल है आर रेडियस का, एक क्वाइल है आपका आर रेडियस का, और यहाँ करंट फ्लो कर रहा है आपका आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाइल होगा अगर उसमें करंट है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और किसी भी क्वाइल के लिए हम लोग उसके एक्सिस पे निकालना जानते हैं। तो यहाँ पे अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे बी नॉट दिया हुआ होगा, दैट इज बी नॉट इक्वल टू, ये हम लोग जानते हैं क्या होता है, म्यू नॉट, और ये क्या होता है आपका आई ओवर टू आर हो जाता है। म्यू नॉट आई ओवर टू आर हो जाता है। आई क्या हो जाएगा आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, और आर क्या हो जाएगा रेडियस। अब इस क्वेश्चन में ये पहली तरह इन्फॉर्मेशन दिया गया था। क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं रहा हूँ, एज ए रिजल्ट हम लोग को याद करके रखना होगा कि अगर इस एक सिंगल वायर है, उसको हमने क्या किया, एक दूसरे वायर में कन्वर्ट किया, सच दैट कि वो वायर का जो लूप होगा वो एन टर्न्स बनाएगा। कितना बनाएगा बेटा, एन टर्न्स, है ना। तो इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मींस ये कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक दूसरे वायर में, ठीक है, जिसका रेडियस हमने रखा आर, करंट उतना ही जा रहा है जितना कि पहले था आई, और ऐसे जो है ये कितने टर्न्स है, ऐसे एन टर्न्स हमने रख दिया, एन टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स हमने क्या कर दिया, बना दिया। उसी वायर से हमने इसको एन नंबर ऑफ टर्न्स वाले वायर बना दिया, जिसका रेडियस स्मॉल आर ले लिया। क्लियर है बेटा। अब हमें यहाँ पे ये निकालना है, इस पॉइंट पे हमें ये देखना है कि इस पॉइंट पे सेंटर पे पहले जो बी नॉट था, अब यहाँ पे न्यू मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, तो जरा देखते हैं। यहाँ पे जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट, जो करंट है आई ओवर ट्वाइस, लेकिन अब आर क्या है, स्मॉल आर, और कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एन, तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज द वैल्यू। अब यहाँ पे इसको इससे रिलेट करना है, बी नॉट से कैसे रिलेट होता है, तो जरा देखो हम लोग लिख सकते हैं, ये टोटल लेंथ कितना था आपका 2 पाई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, उसी लेंथ से ये बना होगा ना, लेंथ तो वही रहा होगा ना, लेंथ पे कोई चेंज नहीं आया होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर, इसका सर्कमफ्रेंस, लेकिन ऐसे कितने होंगे एन, तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू आ गई कैपिटल आर ओवर एन, कैपिटल आर ओवर एन। अब ये स्मॉल आर यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा कैपिटल आर ओवर एन, एन पर चला जाएगा,
तो बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा आपका मे नॉट आई ओवर ट्वाइस आर, और ये ऊपर चला जाएगा तो एन 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 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यू कैन से दैट दिस विल बी एन स्क्वायर टाइम्स बी नॉट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो कितना हो गया, एन स्क्वायर टाइम्स बी नॉट। अब यहां से ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग समझते हैं। अगर कोई वायर है आर रेडियस का, ठीक है, उसमें करंट आई कैरी कर रहा है, ठीक है, तो उसके सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो 1 टेस्ला है या 2 टेस्ला, मान लो बेटर होगा 2 टेस्ला, ठीक है। तो अब उस वायर को हमने इस तरह से फोल्ड किया कि जो न्यू फोल्ड है वो हो गया 4 टर्न्स बन गया, ठीक है ना, 4 टर्न्स बन गया। तो आपको पूछेगा कि उस सेंटर पे, ठीक है, उसी करंट की वजह से अब जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बताओ। तो जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो कितना फोल्ड किया आपने, 4 फोल्ड, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू बी नॉट, बी नॉट कितना था आपका 2, तो 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे। इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए, जस्ट माइनर ट्विस्ट, अगर ये बोला जाए कि ये आर रेडियस का कोई कॉइल है, ठीक है, अब यहाँ पे एन आर रेडियस का और ऐसा ही कॉइल लाके मर्ज कर दिया गया ताकि वो एन लूप बना रहा है। कितना लूप बना रहा है, एन। तो बताओ न्यू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो न्यू मैग्नेटिक फील्ड एन टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज आपने रेडियस में कोई चेंज नहीं लाया ना, तो बस एन टाइम्स हो जाएगा। एन स्क्वायर टाइम्स कब होगा, ध्यान में रखना, जब आप सेम वायर को बेंड करके, ठीक है ना, दूसरा वायर बनाते हो, और मतलब आपका डायमीटर आपका वही होना चाहिए, डायमीटर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, डायमीटर में आपका कोई चेंज नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या किया, डायमीटर में चेंज हो भी जाएगा तो कोई मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। वैसे अगर आप प्रॉपर्टी जो मैटर पढ़े होगे तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वायर को हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, उसके डायमीटर में चेंज आता है, ठीक है ना। तो अगर आपने करंट वही रखा, अगर आपने करंट वही रखा तो कोई चेंजेज नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई लूप दे दिया आर रेडियस का, उसी लूप के वायर्स को चेंज करके हमने न्यू लूप बनाया, समझना, उसी लूप के वायर को चेंज करके अगर हमने न्यू लूप बनाया, ठीक है, जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और ये जो लूप है वो एन टर्न्स है, कितने हैं, एन टर्न्स, 2 3 4 5 जितना भी होगा, तो जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एट द सेंटर वो पहले वाला का एन स्क्वायर टाइम्स होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर आपने यही लूप रखा, जैसे कि हमने ये लूप लिया, आर रेडियस का एक कॉइल है, अगर हमने ऐसा ही और कॉइल इसके ऊपर रख दिया, एन एन नंबर ऑफ कॉइल्स, टोटल एन नंबर ऑफ कॉइल्स ऐसे ही हो गए, तो न्यू मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हो जाएगा आपका पहले वाले का कितना हो जाएगा, एन टाइम्स बी नॉट, एन टाइम्स बी नॉट। तो ये कब होगा, ध्यान में रखना, ये तब होगा जब आप इसके रेडियस में कोई चेंज नहीं ला रहे हो, ठीक है ना। तो ये कुछ खास, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस मैं आपको डिफरेंस बता दिया हूं, कब एन टाइम्स बी नॉट होगा और कब एन स्क्वायर टाइम्स बी नॉट होगा। क्लियर है ये, चलो। सिंस ये स्टार्ट किए ही हैं तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ हमने 2 वायर लिया जिसका सेंटर हमने सेम रखा, ठीक है, एक्सक्यूज मी, यहाँ हमने 2 लूप लिया, 2 वायर ना बोल के लूप बोलना बेटर होगा, 2 लूप लिया, ठीक है ना, जिसका रेडियस आपका क्या है, रेडियस आपका सेम है, रेडियस आपका क्या है, सेम है। हमने इसका भी रेडियस आर लिया, इसका भी रेडियस आर लिया, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो ले लो आपका मन।
ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर। ध्यान देना, हमने दो वायर लूप लिया, दोनों में करंट जा रहा, तो दोनों क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। ठीक है, अब ये दोनों लूप के वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपको निकालना है। तो मान लिया कि इसमें करंट जा रहा I1 और इसमें करंट जा रहा I2, राइट बेटा। तो जरा देखो, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा आपका, लेट्स से दिस इज B1, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, इस साइड में, लेट्स से दिस इज B2। ठीक है ना, ये दोनों का प्लेन क्या था, परपेंडिकुलर था। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लो, तो ये क्या था, वर्टिकल प्लेन में। दो ऐसे रखे गए थे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में और एक वर्टिकल प्लेन में, पर दोनों का सेंटर सेम पॉइंट पे था। अब यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट आएगा, जरा देखो, दोनों तो, ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों के डायरेक्शन में। ठीक है ना, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी B, ये हो जाएगा अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, B2 का स्क्वायर। दैट विल बी आंसर। क्लियर बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पे, इस तरह का, या क्वाइल पे लेके चल रहे हैं तो क्यों ना क्वाइल का ही क्वेश्चन बना ले पहले, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये आपका डिस्क है, ये आपका क्या है, डिस्क मान लो। ठीक है, तो बेटर होगा मैं इसको डिस्क की तरह बनाता हूँ, ऐसा कर देते हैं हम लोग। ये डिस्क है, ठीक है ना। जेड एक्सिस ले लो, ये जेड एक्सिस ले लो। तो ये डिस्क है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज रखा गया है। क्या रखा गया बेटा, इस डिस्क पे नेगेटिव चार्ज रखा गया है। ऐसे नेगेटिव चार्ज रखा गया। अब ये डिस्क को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट करवा रहे हैं इस तरह से, इस तरह से क्या कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको क्या करें, रोटेट करवा रहे हैं। तो आपको ये बताना है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन, कि क्या ये डिस्क मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। आपको ये बताना है, क्या ये डिस्क मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा बताना है आपको, सेकंड क्वेश्चन इसमें ये है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो कोई एक पॉइंट ले लो P, यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, कहीं भी। तो मैंने एक पॉइंट P इसके राइट में लिया। आपको ये बताना है, जो इस, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा रखा हुआ है डिस्क, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के इस पॉइंट पे आपका क्या है, आपका पॉइंट P है। आपको ये बताना है कि इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। क्लियर है ये? अब देखो, ये क्वेश्चन डिस्कस करने का रीजन क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि करंट कैरिंग जो कॉइल होता है या करंट कैरिंग वायर होता है, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। अब बोलेगे सर यहाँ पे तो करंट है नहीं, ठीक है, यहाँ पे तो एक चार्ज है जिसको रोटेट करवा रहे हैं। तो अगर चार्ज को रोटेट करवाए तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, ऐसा सोच सकते हो। तो जरा सोचो, कोई भी चार्ज जो होता है अगर वो मोशन में है, तो मैंने आपको बायोट-सैवर्ट्स लॉ में चार्ज की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना बताया था आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, चार्ज का मोशन, लेकिन किस डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, रैंडमली नहीं, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है, तो वो अपने साथ करंट को एसोसिएट करता है। और जब वो करंट को एसोसिएट करेगा तो इन दैट केस, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। तो यहां पे भी आपको वही कॉन्सेप्ट आपको माइंड में लाना था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इसको समझो,
हम लोग ऐसा कुछ नहीं समझ सकते कि अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा, ठीक है ना, तो ये चार्ज पार्टिकल भी ऐसे रोटेट कर रहा, ये चार्ज पार्टिकल भी ऐसे रोटेट कर रहा, तो करंट भी क्या करेगा, ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है ना। और करंट चार्ज से कैसे एसोसिएट होता है, तो जरा इसको समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो करंट होता है आई, वो होता है आपका Q इंटू एफ, चार्ज टाइम्स फ्रीक्वेंसी या चार्ज टाइम्स ओमेगा आवर ट्वाइस पाई, ओमेगा आवर ट्वाइस पाई। तो यहाँ पे जितने भी चार्ज हैं पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया, इलेक्ट्रॉन इम्बेड कर दिया इसमें, ये नॉन कंडक्टिंग डिस्क है, तो ये जितने भी चार्ज हैं वो सभी की ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो सभी क्या करेगा, सेम करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, चाहे वो एक्सिस के कितना भी क्लोज क्यों ना हो। तो आप ऐसा समझ सकते हो क्या कि ये जो है ऐसे बंच ऑफ सर्कुलर कॉइल है, बंच ऑफ सर्कुलर कॉइल है, ऐसे बंच ऑफ सर्कुलर कॉइल है। ये ऐसे बंच ऑफ सर्कुलर कॉइल है, ठीक है ना, जो इस तरह से मूव कर रहा। तो हम एक कॉइल की वजह से हम लोग जानते हैं कि अगर एक कॉइल है, एक कॉइल को जरा समझते हैं, एक कॉइल है, अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए, कर्लिंग फिंगर करंट के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, मतलब ये ऐसे जाएगा, और यहां वाले पे ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, जाएगा ना। तो यहां से ऐसे निकलेगा, ये वाला फील्ड ऐसे जाके ऐसे जाएगा, इस पॉइंट पे किधर जाएगा, नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो सपोज करो, जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, एक कॉइल है, ठीक है ना, ऐसे रखा गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है। तो ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा, कैसे रोटेट कर रहा बता रहा हूं इसको, क्लॉकवाइज समझो, ऐसे से ऊपर से देख रहे हो, तो ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो यहां से ऊपर ऐसे जाएगा, और यहां पे जब आएगा ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पे इस पॉइंट पे किधर होगा, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वैसे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब ये ऐसे रोटेट कर रहा, तो करंट भी ऐसे जाएगा, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किधर आएगा, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। समझ में आना ये, और जेड एक्सिस पे ही होगा, किधर होगा, जेड एक्सिस पे ही, ठीक है ना, इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है ना, तो जेड एक्सिस पे होगा, यहाँ इस पॉइंट पे, ये जेड लिया ना, लेकिन नीचे की तरफ, क्लियर ये। अब यहाँ पे आपको क्या समझने की जरूरत थी, यहाँ पे आपने एक छोटा सा मिस्टेक किया, यहाँ पे आपने एक छोटा सा मिस्टेक किया, ये मिस्टेक सिखाने के लिए, ताकि आप ये मिस्टेक ना करो, इसलिए मैंने ये बताया आपको। जरा देखो, आपने सोचा यहाँ पे कि यहाँ पे चार्ज क्या है, निगेटिव है, तो अगर ये ऐसे जा रहा तो करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज, करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज बनेगा, और जब करंट क्लॉकवाइज बनेगा तो ये है करंट का डायरेक्शन, ऐसा, ये हमने डिस्क लिया ऐसा, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है ना, तो ये यहां से ऐसे जाएगा, क्या आएगा, यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। तो राइट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किधर होता है, नीचे ना होके ऊपर की तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड। और यही छोटी छोटी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, ठीक है ना, जो हमें सीखने की जरूरत है। तो याद रखना एक बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट, ज्यादातर चार्ज पार्टिकल के मोशन पे देगा, अगर किसी ने चार्ज पार्टिकल लिया क्वेश्चन में और उसका मोशन करवाया, पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो एक चीज माइंड में ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, जिस पॉइंट पे निकालना होगा उस पॉइंट पे आप कॉन्सेप्ट लगाना कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस चार्ज को पहले आप
करंट से एसोसिएट करना, ठीक है ना। चार्ज रोटेट कर रहा तो करंट क्या करेगा, रोटेट करेगा, ऐसे मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। लेकिन देखना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में लेना, अगर निगेटिव चार्ज है तो चार्ज के मोशन के अपोजिट। यहाँ पे निगेटिव चार्ज था तो ऐसे रोटेट कर रहा था, तो जो करंट होगा वो कैसे रोटेट करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज की तरफ, है ना। तो यहाँ पे जो करंट होता है, ये करंट आई, ये ऐसे रोटेट करता, वाइल चार्ज इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो अगर यही पॉइंट पी पे अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पूछते हैं तो नीचे की तरफ आता, निगेटिव चार्ज की वजह से ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये फंडा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, समझ में आया ना ये? ओके। तो ये पूरे डिस्कशन से काफी देर हमने इस पर डिस्कस किया। यहाँ से आप दो मिस्टेक नहीं करोगे। पहला ये कि चार्ज पूछ देगा, चार्ज से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। दूसरा मिस्टेक ये कि चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव लेके बताएगा आपको तो आप वहां भी कंफ्यूज नहीं होगे। जनरली वो निगेटिव रख के बताएगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में तो जनरली हर बच्चा पॉजिटिव में पॉजिटिव सेंस ही सेंस करता है, कंफ्यूजन कहाँ आएगा, निगेटिव चार्ज पे, इसीलिए। समझ में आना ये? चलो, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन में देता हूँ, इसी पॉजिटिव और निगेटिव के सेंस पे। देखेंगे बेटा, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, डायरेक्शन ऐसा, और ये बनेगा आपका ऊपर की तरफ, ऐसे जाएगा ना ये। इस पे जरा देखना, ये जब ऐसे जाएगा तो ऐसे डायरेक्शन बनेगा ऊपर की तरफ। तो बोल रहा है कि इसके दो एंड्स होंगे, मतलब ये जो एंड्स होगा, मैं इसको ये सोलेनॉइड है तो इसके दो एंड्स होंगे, एक ये एंड होगा और एक ये एंड होगा। तो इस एंड पे करंट कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड करता हूं ताकि ना डायग्राम बनाने में हमारे लिए इजी जाएगा मोशन का। ऐसा ऐसा। अब जा देखो, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा, तो यहाँ पे ऐसे गया, ये ऊपर से ऐसे गया, ये यहाँ से जब लीव करेगा तो ये पॉइंट पे किधर करेगा, ऊपर की तरफ, और ये जाएगा ये ऐसे करके, ये वाला जो पॉइंट है जाएगा, ठीक है ना। अब बोलेगा कि इसका कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा, कौन सा साउथ पोल बनेगा, पूछ देगा। तो जरा देखो, यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका साउथ में ऐसे करते ना ये, और ये हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा आपका, जरा देखो यहाँ पे, ये निकलेगा आपका इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में ऐसे नॉर्थ, ये डायरेक्शन उल्टा हो गया, ये पॉइंट ऐसे जाएगा तो ये क्लॉकवाइज होगा। मैं एक बार फिगर प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी जाएगा। ये देखेंगे बेटा, यहाँ पे ये क्वेश्चन था, तो चलो इसको मैंने लिख दिया। क्वेश्चन ये है, इज फ्लोइंग इन अ सोलेनॉइड कंडक्टर एज इंडिकेटेड अबव। ऐसे यहाँ से स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा और यहाँ पे निकला, ये फेस 1 है, दिस इज फेस 1 एंड दिस इज फेस 2। अब आपको ये बताना है, इसे 4 ऑप्शन है, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ये है, इस पहला ऑप्शन का मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ। ये ऑप्शन ये है, द होल सोलेनॉइड, द इंटायर सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। इसका कहना है कि पूरा जो सोलेनॉइड है ना, वो नॉर्थ पोल के मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा। सेकेंड, द इंटायर सोलेनॉइड इज बिहेव लाइक अ साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ
magnet. Third, phase 1, this is the phase 1, is behave like north polar, and phase 2, that is the phase 2, is behave like south pole. And the fourth option, जिसमें phase 1 is taken as south pole and phase 2 is taken as north pole. Then which of the following option is correct? We have to pick it. ठीक है ना? तो यहाँ पे जरा ध्यान देखते हैं. जब इधर phase 1 से देखोगे तो ये कैसे जा रहा? ऐसे जा रहा. तो आपको कैसा दिखेगा? ये क्लॉकवाइज सेंस, ये क्लॉकवाइज सेंस. और जानते हैं क्लॉकवाइज के लिए यहां मैं बना दे रहा हूं, ये बताया था मैं आपको. अगर ऑब्जर्वर इधर है, साइड से किसी को देख रहा है और ये देख रहा है कि ये क्लॉकवाइज जा रहा, तो ये फेस उसको कैसा दिखेगा? एज अ ये जा रहा है आपका क्लॉकवाइज, तो ये फेस कैसा दिखेगा इसको? एज अ साउथ पोल. ठीक है. अगर आप इधर से देखोगे या इधर से भी देख लो, अगर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज दिखा तो ये कैसा दिखेगा फेस आपका? नॉर्थ. तो जब आप इस साइड से देखोगे करंट ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इससे करंट एसोसिएट होगा. ये कैसे? क्लॉकवाइज. कैसा दिखेगा आपको? क्लॉकवाइज के लिए साउथ. तो ये एंड क्या दिखेगा आपको? साउथ. और ये एंड से जब देखोगे तो ऐसे निकल रहा है, ये इधर से देखो आप तो ऐसे निकल रहा है ना, ये ऐसे निकल रहा है ना, ये इस तरह से. ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ. तो ये नॉर्थ दिखेगा और ये साउथ. तो अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो फेस 1 साउथ कौन सा है? फोर्थ. और नॉर्थ कौन सा? फेस 2 नॉर्थ है. तो ये करेक्ट है. तो आपको फोर्थ क्या लगता? सही है. पर दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज आपने सारा कॉन्सेप्ट सही लगाया. क्या मिस्टेक किया आपको मालूम चला? कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम दिया गया है. तो इलेक्ट्रॉन है तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. तो जो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्लॉकवाइज दिख रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. तो जो यहाँ पे आपको साउथ पोल बनाते हुए दिख रहा है वो आपको नॉर्थ पोल बनाएगा, और जो आपको यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाते हुए दिख रहा है वो आपको साउथ पोल बनाएगा. एक्सक्यूज मी, क्लियर है ये? इसलिए मैं ये डायग्राम प्लॉट ही कर दिया हूँ और ये क्वेश्चन भी, ताकि आपको आइडिया लग जाए. ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था. ठीक है, ओके. चलो बेटा अभी रेज करता हूं मैं इसको. नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप n पॉलीगन लेते हैं, n पॉलीगन, तो n पॉलीगन के लिए क्या दिया गया है? n पॉलीगन ले लो तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ऐसा बोला है कि एक सर्कल के अंदर ऐसा n पॉलीगन लिया गया है. एक मिनट, डायग्राम, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है तो मैनेज कर लेना बेटा कैसे भी. ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि बेटा डायग्राम बना दूँ, लेकिन नहीं हो पाता. पर एनीवे, आप लोग हो इंटेलिजेंट तो आप लोग मुझे बता रहे हो कि सर डायग्राम उतनी जरूरत नहीं है, हम लोग समझ जाते हैं. ये मान लिया n, क्या है बेटा? ये n पॉलीगन जो एक सर्कल के अंदर है, जिसका रेडियस क्या है? r है. ये रेडियस है r. मैं क्यों ना यहां से रेडियस ले लूं, बेटर होगा. ये n पॉलीगन है बेटा, बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. n पॉलीगन है, n पॉलीगन carrying current I, then find magnetic field, at the
सेंटर, देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। और यहाँ पे जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है r, तो ये r ले लिया। तो जरा देखो बेटा, यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे n पॉलीगन है, n पॉलीगन जो करंट I कैरी कर रहा है, क्लॉकवाइज ले लो एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन हमें नहीं निकालना क्योंकि डायरेक्शन आप जानते हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बाहर की तरफ, अगर क्लॉकवाइज होगा तो अंदर की तरफ। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने से मतलब है, डायरेक्शन यू ऑलरेडी नो, ओके ना, देयर इज नो बिग डील। तो हियर यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू पॉलीगन व्हिच कैरी अ करंट I। तो जरा देखो, और ये सर्कल के अंदर है, ये सर्कल के अंदर है, तो जिसका रेडियस क्या दिया r, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब बताओ ये जो एंगल सबटेंड करेगा वो कितना हो जाएगा, ये एंगल सबटेंड करेगा कितना हो जाएगा। लेट्स से दिस इज द एंगल थीटा, तो मैं इसको यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये एंगल कितना हो गया थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो जरा देखो यहाँ पे n पॉलीगन है, n पॉलीगन है बेटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई। एंगल कितना यहाँ पे सबटेंड करता है 2 पाई, और यहाँ पे n पॉलीगन है तो ऐसे कितने एंगल्स बनेंगे n, इसलिए एक के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई बाई n। तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू, ये सेगमेंट्स वाला हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये हमने O ले लिया। तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट O पॉइंट पे ड्यू टू दिस P सेगमेंट। तो ये फाइनाइट लेंथ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे कैसे निकालते, तो ये r दे रखा है और ये r दे रखा है, तो वी नीड टू फाइंड द दिस लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट सेगमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट O ये होता है आपका म्यू नॉट I ओवर 4 पाई, r क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है आपका साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दिस इज द वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे म्यू नॉट I तो मालूम है, 4 पाई भी मालूम है, r परपेंडिकुलर हो जाएगा r, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2, एंड थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई n, कितना हो जाएगा पाई बाई n हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू पाई बाई n हो गया, हमें मालूम चल गया कि वैल्यू कितना है पाई बाई n। तो ये जो r परपेंडिकुलर है, यहाँ से हमें मालूम चल जाएगा कि r परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका r cos थीटा, तो r cos थीटा की वैल्यू कितनी है थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है cos पाई बाई n, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ r परपेंडिकुलर। एंड व्हाट इज sin थीटा 1, तो sin थीटा 1 सिंपली थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा बाई 2 दैट इज पाई बाई n, दिस इज आल्सो पाई बाई n, तो पाई बाई n sin पाई बाई n प्लस sin पाई बाई n 2 sin पाई बाई n, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, देखो r परपेंडिकुलर पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो थीटा 1 क्या था आपका थीटा बाई 2 था, दैट इज पाई बाई n, तो sin पाई बाई n प्लस sin पाई बाई n 2 sin पाई बाई n, 2 से ये कैंसिल कर देंगे 4 को 2 टाइम्स में, तो बी नॉट जो हो जाएगा, बी नॉट कितना आ जाएगा म्यू नॉट I, यहाँ पर 2 sin पाई बाई n, तो सिर्फ लिख दो sin पाई बाई n और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, बिकॉज एक 2 से यहाँ पे 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स में, और ये क्या जाएगा आपका r परपेंडिकुलर कितना है r cos पाई बाई n। तो जरा देखो यहाँ पे sin पाई बाई n ओवर cos पाई बाई n क्या जाएगा tan पाई बाई n, तो जो b नॉट की वैल्यू हो जाएगी मतलब b एट O, ये हो जाएगा म्यू नॉट I ओवर 2 पाई r, एंड दैट विल इक्वल टू sin नहीं, दैट विल बिकम tan पाई बाई n, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, tan पाई बाई n हो जाएगा ये tan n। ये समझ में आ गया नहीं, ये आ गया, फिर से समझ लेते हैं। ये आपका n पॉलीगन है, चाहे वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है,
हो सकता है, उसके लिए मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। हमें उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालना है, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका ये सर्कल के अंदर है जिसका रेडियस r है, तो हमने यहाँ से एक पिक किया, ठीक है। एक की वजह से जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई r परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 मालूम है, r परपेंडिकुलर मालूम है, r cos पाई बाई n, और थीटा 1 की वैल्यू हमने निकाल लिया, ये थीटा 1 होगा, ये थीटा 1 होगा और ये थीटा 2 होगा, दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा और दोनों की वैल्यू पाई बाई n हो जाएगी। हमने पुट कर दिया, तो ये जो इंटायर वैल्यू आया किसके लिए आया, एक, सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट के लिए। और ऐसे कितने सेगमेंट्स है, n, और सभी का सेंस एक ही है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ n से मल्टीप्लाई, दिस इज द वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे b निकाल देता हूँ dq, ये कर देता हूँ pq, मीन्स इसका मीनिंग सिर्फ pq के वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है, ये समझ में आया ना ये, ओके। तो ये वैल्यू हो जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। अब जरा देखो यहाँ पे, इस पे एक और इंपॉर्टेंट काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट बनाया जा सकता है। इफ n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर पॉलीगॉन्स को n टेंस टू इन्फिनिटी करा दो, n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो ये जो पॉलीगन है वो क्या बन जाएगा, सर्कल, क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, पर सर्कल बन जाएगा ना। तो उस केस में जरा देखो, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो tan पाई बाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो नहीं होगा, पाई बाई n हो जाएगा, बिकॉज ये टर्म्स वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। तो उस केस में जब ये वेरी वेरी लेस हो जाएगा तो tan हट जाता है, हम लोग जानते हैं, तो पाई बाई n आ जाएगा। तो यहाँ पे बी नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई n ओवर 2 पाई r इंटू पाई बाई n, n से n कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या आ गया, म्यू नॉट आई ओवर 2r। देखो वही कॉइल के लिए आया, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए तो यही n पॉलीगन है वो क्या बन जाएगा, कॉइल बन जाएगा। और कॉइल के लिए हम लोग जानते हैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई ओवर ट्वाइस r। आ गया ना वही रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कुछ, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम पैसेज टाइप में बनाए जा सकते हैं, इसीलिए जेई मेंस के लिए तो ऑफकोर्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। कुछ और मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं कुछ अलग टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। यहां पे देखते हैं, अगर कुछ ऐसा दे दिया, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये ऐसा स्क्वायर दे दिया, यहां से करंट जा रहा आई और कहीं से लीप करेगा। लीप करने के तीन पॉइंट्स होंगे, यहां से लीप कर सकता है, यहां से लीप कर सकता है, यहां से लीप कर सकता है। तो यहां से लीप करे या यहां से लीप करे, एक ही बात होगा। तो हम लोग दो पॉसिबिलिटी पे डील करते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट ये, करंट यहां से लीप करे। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये, करंट यहां से लीप करे, ठीक है ना। इन ऑल केसेस वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, सेंटर ओ। इन सभी में हमें मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पे निकालना है। ये है करंट आई एंड आई करंट लीव्स, आई करंट हेयर एंड आई करंट लीव्स। दोनों ही केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जो देखेंगे, जैसे ये आई होगा, अगर ये पहला देख लेंगे, पहले हम लोग देख लेंगे ये पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा कि ये जो है क्या वो सेम वायर से बनाया गया है, क्या सभी का अगर सेम वायर से बनाया भी गया है तो सबका लेंथ सेम है, स्क्वायर होगा तो लेंथ सेम होगा। क्या सभी का डायमीटर भी सेम है, तो यहाँ पे तीन चीज हम लोग देखेंगे।
लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट का लेंथ। दूसरा डाया ऑफ ईच सेगमेंट, डायमीटर मतलब एरिया, ईच सेगमेंट, ठीक है ना। मटेरियल ऑफ ईच सेगमेंट, ईच सेगमेंट, इस सेगमेंट का मटेरियल। और ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तीन डिस्कशन सबसे पहले करोगे आप, ठीक है ना। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है तो जरा समझो। आर क्या होता है, रो एल बाई ए। आर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिपेंड करता है। बेसिकली ये ज्योमेट्री और प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी के लिए रो, ज्योमेट्री के लिए लेंथ और एरिया। तो इसीलिए हमें पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस सेम है या अलग है, तभी तो आप करंट को डिवाइड कर पाओगे, करंट मालूम कर पाओगे। करंट हमें यहाँ मालूम है ना कि यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई है, लेकिन इस पे क्या फ्लो कर रहा है, क्या वो आपको मालूम है? नहीं मालूम है ना। तो उस केस के लिए पहले यू हैव टू डिसाइड दिस 3 पॉइंट्स सच दैट वी कैन रिलेट द रेजिस्टेंस। और आप रेजिस्टेंस रिलेट कर पाओगे, उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे बेटा, उसके बाद ही आप, ठीक है ना, करंट बता पाओगे। करंट बता पाओगे उसके बाद ही आप क्या बता पाओगे, मैग्नेटिक फील्ड बता पाओगे। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि पहले इन 3 पॉइंट्स को जो मैं अलग अलग लिख दिया हूँ इस पे सोच लो, इस पे सोच लो जब भी कुछ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ जब भी कोई न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं तो आपको क्या पहले सोचना है, ठीक है ना, और क्यों सोचना है। तो आपको ये क्वेश्चन इस पे बना हुआ ना बहुत ईजी हो जाएगा। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर बोल दिया सेम मटेरियल का है मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, बोल दिया स्क्वायर है मतलब लेंथ सेम है, बोल दिया कि सेम डायमीटर का है तो मतलब एरिया भी सेम है। अगर बोल दिया कि वायर आर आइडेंटिकल या आइडियल इन ऑल एस्पेक्ट, ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये तीनों चीज सेम है, मतलब रेडियस सेम है, रेजिस्टेंस सेम है। तो रेजिस्टेंस सेम होगा तो इधर जाएगा करंट I/2, इधर भी I/2, इधर भी करंट जाएगा I/2, इधर भी जाएगा I/2, राइट। इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या होगा, ऊपर की तरफ, बिकॉज ये दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ यहां पे। इसका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, डिपेंड करेगा करंट पे। तो क्या दोनों करंट सेम है, सेम है। तो यहाँ पे अगर ये O होगा तो B at O क्या जाएगा, 0, क्या जाएगा 0। इस केस के लिए क्या जाएगा, 0 जाएगा। क्यों 0 जाएगा, बिकॉज इसका सेंस ऊपर की तरफ, इसका सेंस ये इसका सेंस है एंटी क्लॉकवाइज, इसका सेंस है क्लॉकवाइज, इसलिए ये दोनों को क्या कर देगा, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देगा। बिकॉज इन बोथ वायर्स, अगर इन दोनों का एक वायर में मानू तो बोथ वायर्स कैरी इक्वल करंट्स। क्लियर बेटा, क्लियर। अब देखते हैं इसमें, तो इसमें करंट इधर जाएगा और एक ऐसे जाएगा। अगर सब सेम मटेरियल का है, डायमेंशन में भी सेम है, मतलब तीनों का चारों वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इसका भी यार, इसका भी यार, इसका भी यार और इसका भी यार। तो इस वायर तो अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस R है, ये क्या हो जाएगा, थ्राइस R हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, थ्राइस R हो जाएगा। तो इस पे जो करंट होगा वो कैसे निकालोगे, करंट कैसे निकालोगे, तो करंट जो I की वैल्यू हो जाएगी किस में, अगर मैं इसको बोल दूं कि लेट्स करंट I1, क्या रहा आपका I1 करंट है इस डायरेक्शन में, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4R इंटू करंट I, क्या जाएगा ये I/4, क्या जाएगा ये I/4। तो I2 क्या जाएगा, सिमिलरली I2 जाएगा 3I/4, क्या जाएगा 3I/4। तो इसमें जो करंट जा रहा है I2
I2 की जो वैल्यू है वो 3I/4 है, और इसमें जो जा रहा है वो क्या है, I/4 है। इसका इसका सेंस क्या है, क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉकवाइज का। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या बनेगा, बाहर की तरफ, इसके वजह से इनसाइड। और अब जो देखते हैं, इसके वजह से जो बनेगा इन तीनों वायर की वजह से, यहाँ पे वो तीनों का रिजल्टेंट होगा, एक का निकालो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जो बनेगा इसकी वजह से वो सिर्फ एक ही का होगा। इस करंट कितना है, I/4, इसमें करंट कितना हो जाएगा आपका 3I/4, तो ये 3 टाइम्स 3I/4 ही तो बनेगा ना। तो यहाँ पे भी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। तो इस तरह से आप देखते हो कि अगर मटेरियल सेम है तो दोनों में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसके जगह पे अगर ऐसा भी कुछ दिया हुआ होता, इस तरह से जा रहा है ऐसा, तो इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका, जीरो। अगर सेम मटेरियल का है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ जीरो होगा, चाहे आप कैसे भी कहीं से पास करवा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, कहीं से पास करवा दो, यहाँ से पास करा 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 दो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो ही होगा। क्या होगा आपका, जीरो ही होगा सेंटर पे। अरे बताइए, हाँ अगर आपने किसी एक का एल्युमिनियम रख दिया, कॉपर रख दिया, मतलब मटेरियल चेंज कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना, तब जीरो नहीं होगा। एक की वजह से और दूसरा का माइनस कर देना, प्रोसेस लेंथ सेगमेंट वाला आ जाएगा। ओके बेटा, अब एक न्यूमेरिकल बैक ईयर से आप एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर देता हूं मैं, बैक ईयर के न्यूमेरिकल। लाइट कम हो गया क्या, मैं इसको थोड़ा पॉज करता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो मैं पॉज करके फिर इसको डिस्कस करता हूं।